नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप इस समय देख रहे होंगे कि इस समय जो सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है, हर सेट में 2 से 3 प्रश्न ईवीएस के टॉपिक में पक्षियों एवं उनके घोंसले से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए पक्षी एवं उनके घोंसले तथा उनसे संबंधित अन्य बिंदु आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन उस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो अगर हम पॉइंट लेंगे तो पक्षी एवं उनके घोंसले के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें क्या है कि पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं, ठीक है। और सभी पक्षियों के घोंसला एक जैसे नहीं होते हैं। सारे पक्षी जो होते हैं उनके घोंसले एक जैसे नहीं होते। सबके जो घोंसले होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का चौड़ा होता है। तो अलग अलग शेप में उनके घोंसले होते हैं। सिर्फ अंडे देने के लिए ये घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं और वे उड़ना शुरू कर देते हैं तब क्या करते हैं, वो पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। ये हो गया पक्षियों के बारे में डिस्कस, ठीक है। अगर अब हम एक एक पक्षी के बारे में अगर डिस्कस करें तो उसको हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो पक्षी है उसका नाम है कलचिड़ी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है कलचिड़ी, ठीक है। कलचिड़ी के अगर बारे में हम बात करें तो कलचिड़ी क्या करती है, अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो कलचिड़ी जो पक्षी है वो अपना घोंसला ज़मीन पर जो पत्थर पड़े होते हैं ना उनके बीच में अपना घोंसला बनाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये कलचिड़ी का चित्र है, ये कलचिड़ी चिड़िया है और उसका ये घोंसला है। उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो चिड़िया है ये अपना घोंसला बनाती है पत्थरों के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद अगर हम अगली चिड़िया की बात करें तो उसका नाम है जुलाही चिड़िया। इसी को हम बीवर वर्ड के नाम से भी जानते हैं, जुलाही चिड़िया को, ठीक है। अगर हम जुलाही चिड़िया के बारे में बात करें तो जुलाही चिड़िया जो होता है वो घोंसला किस तरीके का उसका होता है? लालटेन के तरीके होता है। तो जुलाही चिड़िया का जो घोंसला होता है वो लालटेन के तरीके होता है, जो कि पेड़ों से लटका हुआ होता है। पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं उससे लटका हुआ होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो घोंसला होता है वो कौन बनाता है? तो घोंसला ये बनाता है नर पक्षी बनाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये जुलाही चिड़िया है, ये पीले कलर की, और इसका ये घोंसला लटका हुआ है। तो ये पेड़ों की शाखाएं होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उससे ये लोग क्या करते हैं, छोटे जो घास फूस होते हैं उसको कलेक्ट कर करके ये लोग टहनियों से लटका के एक अपना छत्ता या तुम कह सकते हैं घोंसला बनाते हैं और इसमें अपना अंडे देते हैं वो चिड़िया, ठीक है। अगर हम इसके अगले चिड़िया की हम बात करें दोस्तों तो अगली चिड़िया है कठफोड़वा। अब कठफोड़वा की बात करें तो ये क्या करती हैं, इनका काम क्या है, किस तरीके से ये घोंसला बनाती है? तो ये अपना घोंसला जो पेड़ के जो तने होते हैं उसमें वो छेद कर करके उसको पेड़ों को काट देते हैं। पेड़ में छेद कर देते हैं, उनके तनों में छेद कर देते हैं और छेद करने के बाद में अच्छा खासा स्पेस हो जाता है, उसमें वो अपना घोंसला बना के वहाँ पर वो अंडे देते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख भी सकते हैं, ठीक है। अगर हम दोस्तों बसंत गौरी की अगर बात करें तो एक चिड़िया है बसंत गौरी। तो बसंत गौरी की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह भी पेड़ के तने में अपना छेद करके घोंसला बनाती है और वहाँ पे क्या करती है, वो अंडे देती है, ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो हम ये जान सकते हैं कि बसंत गौरी और कठफोड़वा जो दोनों चिड़िया होती हैं वो पेड़ों में होल कर करके अपना घोंसला बनाती हैं और वहाँ पर वो अंडे देती हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगली अगर चिड़िया की हम बात करें तो अगली चिड़िया का नाम है दार्जिन चिड़िया। दार्जिन चिड़िया की बात करें तो दार्जिन मतलब क्या होता है, इसी को हम दार्जिन चिड़िया को ही हम टेलर बर्ड के नाम से भी जानते हैं, टेलर बर्ड, ठीक है। तो ये इस वक्त इसका काम क्या होता है, तो ये 2 पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। कौन? दार्जिन चिड़िया। दार्जिन चिड़िया जो होती है वो अपने पत्तों को सिलती है और सिल करके घोंसला बनाती है, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब जब ये पत्तों को सिलती है इसी वजह से इसको हम टेलर बर्ड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? इसको हम जानते हैं टेलर बर्ड के नाम से। तो दोस्तों जो 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 ये जो चिड़िया होती है, दार्जिन चिड़िया जो होती है वो पत्तों को सिलती है। सिलने के बाद में जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं इसी को हम अपना घोंसला देती है, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम अगली चिड़िया की हम दोस्तों बात करें तो वो कबूतर है, जो कि हम लोग रोज़ देखते हैं अपने घरों में, कबूतर और गौरैया, जो कि हम अपने घरों में अक्सर देखते रहते हैं। तो अगर हम कबूतर की बात करें और गौरैया की बात करें तो कबूतर और गौरैया हमको आम घरों में देखने को मिल जाते हैं। तो ये अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? तो ये अपना घोंसला घरों में बनाते हैं, नॉर्मल घरों में बनाते हैं। हम और आपके घरों में ये घोंसला बनाते हैं।
ये हमारी है गौरैया चिड़िया और ये है हमारा कबूतर। तो कबूतर और गौरैया घरों में अपना घोंसला बनाती हैं और वहीं पे क्या करती हैं, अंडे देती हैं। अब जो लोग गांव में रहते होंगे, जो लोग गांव से संबंधित हमारे भाई बहन हैं, वो लोग जानते होंगे कि कहीं छप्पर के नीचे आज भी गांव में कच्चे मकान बने हुए, आज भी गांव में कच्ची छतें हैं। तो आपने देखा होगा कच्ची छत जो होती है उसमें कच्ची छतों के नीचे की तरफ वो अपना जो गौरैया होते हैं वो घोंसला बनाती हैं और घोंसला बनाने के बाद वो अंडे वहाँ पे देती हैं। तो अक्सर आपको गर्मियों में जून जुलाई के महीने में, मई जून जुलाई के महीने में देखने को मिलती होंगी ये चिड़ियाँ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम अगले हम चिड़िया की दोस्तों हम बात करें तो वो है कौवा। कौवा भी हमको रोज़ देखने को मिलता है। ठीक है। तो कौवा की अगर हम बात करें तो कौवा क्या करता है कि कौवा जो पेड़ की जो सबसे ऊंची डाल होती है, अब देखना एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे प्रश्न में कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि कौन सी चिड़िया है जो अपना घोंसला सबसे ऊपर बनाता है, तो वो है चील हो जाएगा। अगर हम यही बात करें कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है, तो वो बनाता है कौवा। तो कौवे की अगर हम बात करें तो कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है। और वहीं पे वो क्या करता है, वहीं पे वो अंडे देता है, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। अगर हम वही दोस्तों कोयल की बात करें तो कोयल के बारे में एक फैक्ट है, कोयल अपना घोंसला कभी भी नहीं बनाती दोस्तों। तो कोयल अपना घोंसला कभी भी नहीं बनाती है। जब कोयल को अंडे देने होते हैं तो वो क्या करती है, वो जाके कौवे के घोंसले में जाके बैठ के जब देखता है, जब कोयल जब देखती है कि कौवा घोंसले में नहीं है, तो उसके घोंसले में जाके कौवा घोंसले में अंडे दे देती है जाके कोयल। और वहीं पे वो, अब कौवा सोच रहा है कि ये मेरे अंडे हैं और वो अपना उसको पालती पोसती रहती है। और जैसे ही कोयल के बच्चे अंडे तोड़ के बाहर आते हैं वैसे वो उड़ने शुरू हो जाते हैं। तो वही इसमें फैक्ट लिया गया है कि कोयल अपना जो घोंसला होती है वो नहीं बनाती है, और ये जो कोयल होती है वो घोंसला कहाँ बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है। ठीक है दोस्तों। तो ये फैक्ट भी हम लोग जान चुके हैं। तो दोस्तों अब अगली चिड़िया की अगर हम बात करें तो अगली चिड़िया है फाख्ता। क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है फाख्ता। ठीक है। अगर हम इस फाख्ती चिड़िया की बात करें तो ये जो चिड़िया होती है वो झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कहाँ पे बनाती है, तो ये चिड़िया अपना घोंसला जो होती है वो झाड़ियों के बीच में बनाती है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम इसी में एक पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो एक पक्षी है, उसका नाम है उल्लू। क्या नाम है उसका, उल्लू। उल्लू जो होता है वो पेड़ का जो खोखला भाग होता है, आपने देखे होंगे गांव देहात में या शहर में भी, गांव मोटे मोटे जो तने के जो पेड़ होते हैं उसमें खोखला पार्ट जो होता है उसमें छेद होता है, उसी में जाके वो अपना घोंसला क्या करता है, उल्लू दे देता है, अपना बना देता है, वहीं पे वो अंडे देता है। तो उल्लू किसी पेड़ के खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम लोग डिस्कस कर चुके। अगर दोस्तों अब हम बात करें शुतुरमुर्ग, देखिए ये जो पक्षी होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है। देखने में बहुत ही बड़ा पक्षी होता है। अगर हम इस पक्षी के अगर हम बारे में बात करें तो शुतुरमुर्ग जो होता है दोस्तों, ये जो इसमें मादा शुतुरमुर्ग जो होती है वो ज़मीन को खोद करके वो अंडे देती है। देखिए मादा जो शुतुरमुर्ग होती है, फीमेल शुतुरमुर्ग जो होती है, वो क्या करती है, ज़मीन को खोदती है और ज़मीन को खोद करके उसमें अंडे देती है और उसमें वो सुरक्षा करती है, जैसा कि हम चित्र में देख भी सकते हैं। ठीक है। वो ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा करके वहाँ पे अंडे देती है और इसके जो बड़े बड़े जो अंडे होते हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। और इसमें एक जीके का एक प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो दोस्तों हम आपकी बता दें आपको कि सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है दोस्तों। तो ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगले पक्षी के बारे में तो वो है चील। चील के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो ये बहुत ही खतरनाक पक्षी है ना, ताकतवर पक्षी है। तो चील के बारे में अगर हम बात करें तो चील सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। तो कौवा और चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाती है, चील। और पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है, कौवा। तो पॉइंट देखना समझना, यहाँ पे कभी कभी हम लोग इस पॉइंट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। तो जो पेड़ का सबसे ऊंची डाली जो होती है उसमें बनाता है कौवा। अगर यही बात कर दे कि सबसे ऊंचे पेड़ में घोंसला कौन बनाता है तो वो बनाता है चील। ठीक है। तो ये हम बात डिस्कस कर चुके। इसके बाद में अगर हम बात करें इसका घोंसला जो होता है वो 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। कितना दोस्तों, 4 से 5 फीट इसका घोंसला जो होता है वो चौड़ा होता है। तो ये पॉइंट भी हम लोग जान चुके। इसके बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो चील अपने घोंसले का ज़्यादातर साल प्रयोग करती रहती है। ऐसा नहीं है कि मतलब हर साल चील अपना घोंसला अलग अलग बनाता है, नहीं। एक बार उसने घोंसला बनाया
और घोंसला बनाने के बाद में वो उसको 3 से 4 साल तक अपना यूज करता रहता है, साल दर साल तक अपना उस घोंसले को वही यूज करता रहता है, चील जो होती है। और चील जो घोंसला जो होता है वो अपने घास फूस और जो पेड़ों को जो टहनियाँ होती हैं उससे बनाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें अगले पक्षी की, तो अगला पक्षी हमारा आ गया गिद्ध, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये जो पक्षी है गिद्ध, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गिद्ध क्या होता है, गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, देखिए मैं बताता हूँ, गिद्ध सुनसान पेड़ों पर या खोखले भागों में, जो कई सारे खोखले भाग होते हैं जैसे पेड़ हो गए या और कहीं हो गए। अगर हम बात करें चीलों के छोड़े हुए घोंसले पर, है ना, तो गिद्ध अपना घोंसला कहाँ पर, या फिर वो सुनसान जो पेड़ होगा उसमें बनाता है गिद्ध, या फिर खोखला पाट जो होता है कहीं भी मिल जाता है वहाँ पे बना लेता है। या फिर चील जो घोंसला बनाती है, चील जब उस घोंसले में अंडा देना बंद कर देती है तो क्या करता है, उस घोंसले को कौन यूज करता है, उस घोंसले को करता है यूज गिद्ध। ठीक है। या तो फिर सुनसान चट्टानों के दरारों में अपना घोंसला कौन बनाते हैं, वो बनाते हैं गिद्ध। तो ये हो गया गिद्ध के बारे में कि गिद्ध अपना घोंसला कहाँ कहाँ बनाते हैं। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि गिद्ध को हम प्रकृति की सफाई कर्मी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रकृति का सफाई कर्मी। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मरे हुए जानवर जो होते हैं उनके जो मांस को होता है, मांस जो होता है उनको गिद्ध क्या होते हैं, नोच नोच के खा जाते हैं, है ना। तो इसीलिए इनको हम प्रकृति का सफाई करता भी इनको हम कहते हैं। अगर हम दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पक्षी विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो ये पक्षी किसमें विलुप्त होने के कगार पर हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो इन पक्षियों को रेड डाटा बुक में शामिल भी कर लिया गया है ना। और इसमें एक दवा होती है दोस्तों, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, डाइक्लोफेट ऐसी कुछ नाम करके है, वो दवा मुझे याद नहीं आ रहा है। उस दवा की वजह से वो क्या करता है, वो दवा जो होती है वो जानवरों के, जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, जब वो दूध नहीं देती हैं तो वो इंजेक्शन के रूप में भैंसों और गायों को लगाया जाता है ना। और वो दवा जब लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो भैंसों और जानवरों को या गायों को नुकसान करता है, और जब वो मर जाती हैं तो उनको फेंक दिया जाता है जानवरों को, और वही उस मरे हुए जानवरों को जो मांस होता है वो गिद्ध आके खाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो उसका जो मांस होता है वो उसमें जो मिली हुई दवा होती है, डाइक्लोफिलेम ऐसी कुछ करके एक दवा है, मुझे कंफर्म नाम नहीं पता है मुझे। ठीक है। तो वो मांस क्या होता है, गिद्ध खा लेते हैं, और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव गिद्धों पर पड़ता है, और गिद्ध भी धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है, वो भी मर रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम लोगों को जानवरों को जो दूध जो देते हैं, जो जानवर जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, उनको हमको क्या करना चाहिए, इंजेक्शन लगा के हमको कभी भी दूध नहीं निकालना चाहिए, है ना। उससे हमारे पर्यावरण में काफ़ी खतरा, उससे हमारे पर्यावरण में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों। इसके लिए बाद अगर हम दोस्तों अगला पॉइंट की बात करें, अगले हम पक्षी की बात करें, तो वो है दोस्तों मोर। अगर दोस्तों हम मोर पक्षी की बात करें तो ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, वो हम सब जानते हैं। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और इसको राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, तो इसको राष्ट्रीय पक्षी 1 फरवरी 1963 कब घोषित किया गया, मोर को राष्ट्रीय पक्षी 1 फरवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा नेशनल बर्ड यानी कि राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूर्ण सुरक्षा भी प्रदान की गई, किनको, मोरों को। ठीक है। और मोर को ही हम भगवान मुर्गन, किसको, मोर को हम भगवान मुर्गन का वाहन भी कहा जाता है, किसको, भगवान मुर्गन, भगवान मुर्गन का वाहन भी कहा जाता है, किसको, मोर को। ठीक है। अगर हम दोस्तों यहीं पे हम बात करें मोरनी के बारे में, तो देखिए मोर हमारा मेल पर्सन हो जाएगा, मेल पक्षी हो जाएगा, और जो मोरनी है वो हमारी फीमेल पक्षी हो जाएगी। तो मोरनी के अगर घोंसले के बारे में, अंडों के बारे में अगर हम दोस्तों बात करें, तो मोरनी या तो घोंसला अपना जो होती है झाड़ियों पे अपना घोंसला बनाती है, या तो फिर पेड़ों के जो निचली जो डालियाँ होती हैं, निचली जो टहनियाँ होती हैं उसमें अपना घोंसला बनाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी हम लोग जान चुके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज जितने भी पॉइंट मैंने लिए हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूर ही हेल्पफुल होंगे, मददगार होंगे। क्योंकि दोस्तों आज मैंने जितने भी ईमानदारी से, फुल ईमानदारी से और पूरी 100% अपना दिया है इस कंटेंट को तैयार करने में, आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों आप लोग बस इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। और आप लोगों को अगर ये कंटेंट पसंद आया हो, आप तभी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइक कर ही दीजिए बस। ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को अगर ये कंटेंट पसंद आया हो तो आपकी मर्जी है, आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।